नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण के लिए मतदान जारी। मणिपुर में दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। निर्वाचन आयोग ने मणिपुर में 12 मतदान केंद्रों पर 5 मार्च को दोबारा मतदान कराने के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्वाड नेताओं की वर्चुअल बैठक में भाग लेंगे। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भी मौजूद रहेंगे। भारतीय वायुसेना के और 19 विमान यूक्रेन में फंसे 3000 से अधिक भारतीयों को आज वापस लाएंगे। रूस और यूक्रेन आज बेलारूस में दूसरे दौर की वार्ता करेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, रूस के विशेष सैन्य अभियान के बाद 10 लाख लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 178 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.62% हुई। भारत और श्रीलंका के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच कल से मोहाली में और 12वां आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप कल से न्यूजीलैंड में। दोपहर समाचार में मनोज के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। दिन के 1 बजे तक 36% से अधिक वोट डाले जा चुके हैं। इस चरण में राज्य के 10 जिलों में 57 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। ये जिले हैं बलिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, आंबेडकर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर और देवरिया। अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते हैं अपने गोरखपुर संवाददाता आदित्य शुक्ला के पास। आदित्य, मतदान शुरू हुए लगभग 7.5 घंटे हो चुके हैं। मतदान केंद्रों पर आप किस तरह का माहौल देख रहे हैं? जी प्रियंका, मतदान की अगर बात की जाए तो सुबह से ही लोग पोलिंग बूथों पर पहुंचना शुरू हो गए थे। लोगों में उत्साह है मतदान को लेकर। युवा खासतौर से ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। लोग परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है, पोलिंग बूथों पर लाइन भी लंबी होती जा रही है। लोग मतदान केंद्र से लौटकर स्याही लगी उंगली की अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। कुल मिलाकर अभी तक सभी जगहों पर शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है उत्तर प्रदेश में। वहीं अगर मतदान केंद्रों की बात करें तो मतदान केंद्रों को रंगोली, फूलों और रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया है। पोलिंग बूथों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। मतदान केंद्रों पर पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट थोड़ी थोड़ी देर में पोलिंग बूथों का दौरा कर मतदान को सुचारू तरीके से संपन्न कराने में लगे हुए हैं। मतदान केंद्रों पर कोविड से सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। केंद्र में प्रवेश करते हुए लोगों का सबसे पहले तापमान चेक किया जा रहा है। अगर किसी ने मास्क नहीं पहना है तो उसे वहीं पर मास्क दिया जा रहा है। लोगों की मदद के लिए पोलिंग बूथों पर हर तरह की व्यवस्था मौजूद है। यहाँ गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह करीब 7:30 बजे गोरखनाथ के एक स्कूल में बने पोलिंग बूथ पर मतदान किया। उनकी सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने देवरिया की पथरदेवा में परिवार के साथ मतदान किया है। राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद भी अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे हैं इसी जिले में। इसी तरह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार स्वामी प्रसाद मौर्य और कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू ने कुशीनगर के मतदान केंद्रों पर अपने वोट डाले हैं। जी प्रियंका। जी आदित्य, इस चरण में देखा जाए तो किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि गठबंधन के रूप में उनका इम्तिहान है, तो इस परिदृश्य को आप कैसे देख रहे हैं? जी प्रियंका, बिल्कुल। इस चरण में भाजपा और सपा के गठबंधन साथियों का भी इम्तिहान होना है। निषाद पार्टी जो भाजपा गठबंधन से आती है उसका प्रभाव गोरखपुर की कई सीटों पर माना जाता है। यहाँ भाजपा अगर अच्छा प्रदर्शन करती है तो इसमें निषाद पार्टी की भी बड़ी भूमिका होगी। इसके अलावा इस चरण की कुछ सीटों पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा की भी पकड़ बताई जा रही है।
हमें याद रखना होगा कि पिछले 2017 के चुनाव में भाजपा गठबंधन ने इस चरण की 57 में से 48 सीटें जीती थी। इनमें एक सीट उनके सहयोगी दल अपना दल और एक सीट सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा ने जीती थी। इस बार सुभाषपा अलग होकर सपा गठबंधन के साथ चली गई है। और भी कई छोटे छोटे दल हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में जुड़े हैं। तो ऐसे में यही कहा जा रहा है कि इस चरण का चुनाव बड़े दलों के साथ साथ छोटे दलों के लिए भी काफी जरूरी चुनाव है। वही अगर बात की जाए बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की, तो ये दोनों दल इस बार अकेले ही चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने किसी अन्य दल से गठबंधन नहीं किया है। जी आदित्य, हम आपसे ऐसी ही अपडेट लेते रहेंगे। इस जानकारी के लिए धन्यवाद। इस बीच उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के साथ साथ असम की माजुली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी प्रचार जोरों पर है। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण का मतदान सोमवार को 9 जिलों के 54 विधानसभा क्षेत्रों के लिए होगा। इनमें 11 सीटें अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। इसके साथ ही असम में माजुली सीट के लिए विधानसभा उपचुनाव भी होगा। राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद इस सीट से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के इस्तीफे के बाद उपचुनाव कराया जा रहा है। मणिपुर विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में शनिवार को 10 जिलों की 22 सीटों पर मतदान होगा। इनमें 11 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक और प्रमुख नेता रैलियों के माध्यम से और घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। मणिपुर में दूसरे चरण के चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के बीच भाजपा तेज राजनीतिक अभियान में लगी हुई है। इस बार बीजेपी ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपनी उम्मीदवार उतारे हैं। नागा पीपल्स फ्रंट और कांग्रेस को भाजपा के खिलाफ मुख्य प्रतियोगी राजनीतिक दलों के रूप में देखा जाता है। दूसरे चरण में नागा पीपल्स फ्रंट ने पहाड़ी जिलों में 10 उम्मीदवार खड़े किए हैं। ऐसे में बीजेपी ने दूसरे चरण में वोटरों को लुभाने के लिए खास कोशिश की है। इस बीच चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि 5 विधानसभा क्षेत्रों कुंद्राकम, थानलोन, साइतू, हेंगलेप और सिंघाट के 12 मतदान केंद्र में 5 मार्च को रीपोल होंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए इम्फाल से जेजे तोक्सोम। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्वाड नेताओं की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड के समसामयिक और सकारात्मक एजेंडा के अंतर्गत घोषित पहल के क्रियान्वयन के प्रयासों की समीक्षा भी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर फिर बातचीत की है। यूक्रेन में युद्ध और विशेषकर खार्किव में फंसे भारतीय छात्रों पर बातचीत केंद्रित रही। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि दोनों नेताओं ने संघर्ष वाले क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच हाल ही में ये दूसरी बातचीत है। रूस और यूक्रेन के बीच मौजूदा संकट को लेकर आज दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के एक सहयोगी ने CNN को बताया कि दोनों देशों के बीच बातचीत का आज दूसरा दौर होगा।
रूस की सरकारी एजेंसी RIA ने बताया कि दूसरे दौर की वार्ता बेलारूस में पोलैंड सीमा के निकट होने जा रही है। भारतीय वायुसेना के 4 C-17 विमान ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत यूक्रेन में फंसे करीब 800 भारतीय नागरिकों को लेकर आज सवेरे दिल्ली के निकट हिंडन वायुसेना केंद्र पहुंचे। भारतीय वायुसेना का पहला विमान रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से 200 भारतीयों को लेकर आया। अन्य C-17 विमान हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से 210, पोलैंड से 208 और बुखारेस्ट से 180 भारतीयों को लेकर आया है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने स्वदेश पहुंचने पर भारतीय नागरिकों की अगवानी की और उनके साथ बातचीत भी की। श्री भट्ट ने कहा कि यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। आप जानते हैं, बहुत ही तत्परता से केंद्र सरकार काम कर रही है। 4 मिनिस्टर हमारे इस समय यूक्रेन के पड़ोसी राज्यों में हमने भेजे हैं। एक एक की चिंता कर रहे हैं, एक एक की चिंता। लगातार हमारे जहाज जा रहे हैं और आर्मी के जहाज हैं, एयरफोर्स के जहाज हैं, प्राइवेट जहाज हैं और ये लगातार चलते रहेंगे जब तक एक एक नागरिक को, एक एक छात्र को हम यहां नहीं ले आते हैं, तब तक हमारी सरकार आराम से नहीं बैठ सकती है। एक एक की चिंता हर प्रकार से कर रहे हैं। भोजन की व्यवस्था की है, दवाइयों की व्यवस्था की है। यहां से हमने वहां के लिए टेंट हाउस भेजे हैं, कपड़े भेजे हैं, कंबल भेजे हैं ताकि वहां पर कोई दिक्कत ना आए। जो लोग वहां खड़े हैं उनके लिए भी व्यवस्था वहां हमारे अफसर जो गए हैं, हमारे मंत्री गए हैं, वो कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने भारतीय विद्यार्थियों को सुरक्षित निकालने में सहयोग के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों का धन्यवाद दिया है। There is an urgent and pressing humanitarian situation developing in Ukraine. Keeping in view the humanitarian requirements, my government has also decided to provide urgent relief supplies, including medicines. India is doing whatever it can to undertake immediate and urgent evacuation efforts of Indian nationals who are still stranded in Ukraine. The safety and security of Indian nationals, including a large number of students, remains our top priority. In this regard, I would like to thank all neighboring countries of Ukraine who have opened their borders for our citizens and given all facilities to evacuate Indian nationals to their homeland. यूक्रेन से स्वदेश वापसी के बाद छात्रों ने भारत सरकार को धन्यवाद दिया है। I am feeling very happy and proud on my government. They had evacuated from such a critical case. Thanks to the Indian government and who helped us evacuate from there. After border, they literally provide very good facilities and hospitality. We are so glad that we got shelter and very good facilities and we came here safely. I am so thankful for the Indian government. सरकार से हम बहुत खुश हैं कि हमें वापसी बुलाया गया और मोदी जी यहाँ को मुमकिन है। तो इस तिरंगे ने हमारी जान बचाई है। तिरंगे के सहारे ही हम वहां से निकल पाए हैं। यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए आज भारतीय वायुसेना के और 19 विमान यूक्रेन के पड़ोसी देशों से उड़ान भरेंगे। इनमें 3,726 भारतीयों को वापस लाया जाएगा। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर बताया है कि ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत भारतीय वायुसेना, एयर इंडिया और इंडिगो के 8 विमान बुखारेस्ट से और 5 बुडापेस्ट से भारतीयों को लेकर आएंगे। उन्होंने बताया कि 3 विमान शेजोव से, 2 सुचावा से और 1 कोशिट्सा से भी उड़ान भरेंगे। भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालने में मदद के लिए हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाक गणराज्य के साथ लगी सीमा पार करने के स्थानों पर 24 घंटे काम करने वाले नियंत्रण केंद्र स्थापित किए गए हैं। हंगरी के लिए हेल्पलाइन नंबर है 0036 3085 17373 और 132-57742 और 132-57743। पोलैंड के लिए 0048 2254 0000 79 और 7958508777 और 7927125111। रोमानिया के लिए 0040 732124 309 और 77163 2567 और 7451616331 और 7415281123। स्लोवाक गणराज्य के लिए लोग 00421 252631
377 और 2529629116 और 9516975560 पर संपर्क कर सकते हैं। डायल करने के पहले संबद्ध देशों का कोड नंबर जरूर लगाएं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की मदद के लिए ऑपरेशन गंगा हेल्पलाइन के नाम से एक ट्विटर हैंडल भी स्थापित किया गया है। विदेश मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष हेल्पलाइन नंबर टोल फ्री नंबर है 1800118797 01123 और 01123012113 और 01123014104 और 01123017905 और फैक्स 01123088124 है। लोग ईमेल situationroom@mea.gov.in पर भी ईमेल भेज सकते हैं। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन में किसी भारतीय विद्यार्थी को बंधक बनाए जाने की कोई खबर नहीं है। इस बारे में मीडिया में प्रसारित खबरों का खंडन करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास वहां स्थित भारतीय नागरिकों के निरंतर संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि रूस के विशेष सैन्य अभियान के बाद 10 लाख लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। रूस की सेना के यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में बमबारी जारी रखने और 2 रणनीतिक बंदरगाहों पर कब्जा करने के बाद से लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के अनुसार 1 सप्ताह से भी कम समय में यूक्रेन की 2% से अधिक आबादी को देश छोड़कर जाना पड़ा है। खार्किव से सबसे अधिक संख्या में लोगों का पलायन हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने देशवासियों से रूस की सेना का प्रतिरोध जारी रखने का आह्वान किया है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण के लिए मतदान जारी। मणिपुर में दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। निर्वाचन आयोग ने मणिपुर में 12 मतदान केंद्रों पर 5 मार्च को दोबारा मतदान कराने के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्वाड नेताओं की वर्चुअल बैठक में भाग लेंगे। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भी मौजूद रहेंगे। भारतीय वायुसेना के और 19 विमान आज यूक्रेन में फंसे 3000 से अधिक भारतीयों को वापस लाएंगे। रूस और यूक्रेन आज बेलारूस में दूसरे दौर की वार्ता करेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, रूस के विशेष सैन्य अभियान के बाद 10 लाख लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 178 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.62% हुई। भारत और श्रीलंका के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच कल से मोहाली में और 12वां आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप कल से न्यूजीलैंड में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया भारत को विनिर्माण के मुख्य केंद्र के रूप में देख रही है और मेक इन इंडिया में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया देश की जरूरत के साथ साथ दुनिया को अपना सामर्थ्य दिखाने का भी मौका देता है। इस बजट में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को लेकर जो निर्णय लिए गए हैं वो हमारी इंडस्ट्री और इकोनॉमी दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मेक इन इंडिया अभियान आज 21वीं सदी के भारत की आवश्यकता भी है और ये हमें दुनिया में अपने सामर्थ्य दिखाने का भी अवसर देता है। भारत जैसा विशाल देश सिर्फ एक बाजार बनकर रह जाए तो भारत कभी भी न प्रगति कर पाएगा, न हमारी युवा पीढ़ी को अवसर दे पाएगा। विश्व के संदर्भ में मेक इन इंडिया विषय पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। प्रधानमंत्री कल सतत विकास के लिए ऊर्जा पर एक वेबिनार को संबोधित करेंगे। केंद्रीय बजट 2022 की घोषणाओं के प्रभावी और त्वरित कार्यान्वयन की सुविधा के लिए केंद्र सरकार विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वेबिनार की एक श्रृंखला आयोजित कर रही है। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े स्वाधीनता सेनानियों पर कार्यक्रम वीर गाथा को प्रसारित कर रहा है। हमारे परिक्रमा कार्यक्रम में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 बजे इसका प्रसारण किया जाता है।
आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की वीर गाथा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज की इस कड़ी में हम राष्ट्रवादी उद्योगपति जमशेदजी नुसीरवान जी टाटा को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 3 मार्च 1839 को गुजरात के नवसारी में हुआ था। वे देशभक्त और मानवतावादी थे, जिनके आदर्शों और दूरदृष्टि ने टाटा का विशाल कारोबारी समूह खड़ा किया। स्वदेशी आंदोलन हालांकि 1905 तक शुरू नहीं हुआ था, लेकिन जमशेदजी टाटा ने इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतार लिया था। उन्हें विश्वास था कि भारतीय कंपनियां कपड़ा उद्योग में ब्रिटिश प्रभुत्व से प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। उन्होंने 1869 में बॉम्बे के चिंचपोकली में एक जीर्ण और दिवालिया तेल मिल का अधिग्रहण किया और इसे कपड़ा मिल में बदल दिया। जमशेद जी इंग्लैंड की यात्रा पर गए और लंकाशायर में कपास व्यापार का विस्तृत अध्ययन किया। 1 जनवरी 1877 को जिस दिन महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया, उसी दिन नागपुर में एम्प्रेस मिल्स अस्तित्व में आई। जमशेद जी ने 37 साल की उम्र में कई कपड़ा मिलों और अन्य परियोजनाओं का निर्माण शुरू कर दिया था। लगभग 1880 से 1904 में अपनी मृत्यु तक जमशेद जी जीवन के 3 महान उद्देश्यों के लिए प्रयासरत रहे और उन्हें आगे बढ़ाते रहे। ये 3 महान उद्देश्य थे: लौह तथा इस्पात कंपनी की स्थापना, पन बिजली पैदा करना और एक विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान बनाना जिसमें भारत के युवा विज्ञान की शिक्षा हासिल कर सके। उन्होंने बॉम्बे में ताजमहल होटल भी बनवाया। कहते हैं कि जमशेद जी को भारतीय होने के कारण शहर के एक होटल में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली थी। इस घटना के बाद उन्होंने एक शानदार होटल बनाने की ठान ली। वास्तव में जमशेद जी टाटा ने अपनी संपत्ति का इस्तेमाल भारत और उसके लोगों को समृद्ध करने के लिए किया। हम महान देशभक्त को सलाम करते हैं। किसी करूं तो हुआ कौन, उम्र भर ये हुस्न इश्क तो धोखा सब मगर। आज हम स्वतंत्रता सेनानी और महानतम उर्दू शायरों में से एक रघुपति सहाय को भी याद कर रहे हैं, जिन्हें फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है। 3 मार्च 1982 को उनकी मृत्यु हुई थी। उन्होंने महात्मा गांधी के प्रभाव में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए डिप्टी कलेक्टर का पद छोड़ दिया था। फिराक गोरखपुरी का जन्म 28 अगस्त 1896 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। उन्होंने कम उम्र से ही उर्दू अदब की बुलंदियों को छू लिया था। उन्होंने अपने समकालीन अल्लामा इकबाल, फैज अहमद फैज, कैफी आजमी और साहिर लुधियानवी जैसे प्रसिद्ध उर्दू शायरों की मौजूदगी के बावजूद इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने में कामयाबी हासिल की। फिराक गोरखपुरी का चयन प्रांतीय सिविल सेवा और भारतीय सिविल सेवा के लिए हुआ था, लेकिन 8 फरवरी 1921 को बाले मियां मैदान में महात्मा गांधी की बातें सुनकर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। वे असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए
और उन्हें 18 महीने की जेल हुई। उन्होंने लिखा, देख रफ्तार ए इनकलाब फिराक, कितनी आहिस्ता और कितनी तेज। आजादी के बाद गोरखपुरी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नौकरी की। इस दौरान उन्होंने गुले नगमा सहित कई कविताएं लिखी। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया और उर्दू में 1960 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1968 में उन्हें पद्म भूषण और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिले। वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में शोध प्रोफेसर और आकाशवाणी में प्रोड्यूसर इमेरिटस रहे। इस महान भारतीय को आकाशवाणी का सलाम। आज हम बिहार के शाहाबाद के स्वतंत्रता सेनानी सीताराम दुबे को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1920 के असहयोग आंदोलन, 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। 3 मार्च 1943 को पटना कैंप जेल में उनकी मृत्यु हो गई। धरती के इस महान सपूत को हमारा नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 178 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 21,83,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.62% हो गई है। सरकार ने 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के तहत 1,682 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता देने को मंजूरी दी है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने ये राशि आवंटित की है। भारतीय वायुसेना के 140 से अधिक विमान राजस्थान में पोखरण परीक्षण रेंज में 7 मार्च को होने वाले वायु शक्ति युद्धाभ्यास में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने वायुसेना के सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि इस युद्धाभ्यास में राफेल, हल्के लड़ाकू विमान, तेजस, सुखोई 30 और अन्य लड़ाकू विमान भाग लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप कल से न्यूजीलैंड में शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में न्यूजीलैंड का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा। भारत अपने पहले मैच में रविवार को पाकिस्तान के साथ खेलेगा। भारत और श्रीलंका के बीच 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल से मोहाली में खेला जाएगा। रोहित शर्मा की कप्तानी में ये पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। पूर्व कप्तान विराट कोहली का ये 100वां मैच होगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली और चेन्नई में बादल छाए रहने की संभावना है। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में बारिश या बर्फबारी हो सकती है। लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और मुजफ्फराबाद में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण के लिए मतदान जारी। मणिपुर में दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। निर्वाचन आयोग ने मणिपुर में 12 मतदान केंद्रों पर 5 मार्च को दोबारा मतदान कराने के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्वाड नेताओं की वर्चुअल बैठक में भाग लेंगे। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भी मौजूद रहेंगे। भारतीय वायुसेना के और 19 विमान आज यूक्रेन में फंसे 3,000 से अधिक भारतीयों को वापस लाएंगे। रूस और यूक्रेन आज बेलारूस में दूसरे दौर की वार्ता करेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, रूस के विशेष सैन्य अभियान के बाद 10 लाख लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 178 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.62% हुई। भारत और श्रीलंका के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच कल से मोहाली में खेला जाएगा। और 12वां आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप कल से न्यूजीलैंड में होगा।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।